अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। शरीफ खानदान का चौथा फर्द यानी मरियम नवाज बिल आखिर पंजाब की वजीर आला मुंतखब हो गई। वजीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद मरियम नवाज के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या मुश्किलात हैं आगे उनके लिए, वो सारी मुश्किलात का जिक्र करेंगे हम इसी व्लॉग में। इसके अलावा सूबा सिंध में मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब हो गए हैं। वजीर आला मुराद अली शाह को तीसरी बार पीपल पार्टी को क्यों मुंतखब करना पड़ा, ये भी सारी डिटेल होगी इसी व्लॉग में। और इस व्लॉग के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हवाले से। कल जब उनकी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकली तो पहली दफा उनकी बहनों के चेहरे पर और उनके वकला के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ऐसा क्यों था, क्यों सब लोग खुश थे, ये सारी बात भी होगी इसी व्लॉग में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज साहिबा की, जो कल जो है वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं। और वजीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद हम मरियम नवाज साहिबा की जो पिछली स्टोरियां हैं जो उनकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव बातें करेंगे। आज हम उस तरफ नहीं जाएंगे कि जब जो है वो मरियम नवाज साहिबा जेल में थी और वो कहा करती थी कि मैंने अपने कपड़े काल कोठड़ी में होकर फ्राई पैन के साथ इस्त्री किए। अब जो है वो पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज जब ये बात कहती हैं कि मैं जेल में थी और वहां पर मैं कपड़े फ्राई पैन के साथ इस्त्री करती थी, तो मरियम नवाज से कोई ये पूछे कि आप जेल में थी और जेल में आपको इस्त्री कपड़े पहनने की जरूरत क्या थी। अच्छा, फिर मरियम नवाज साहबा ये बात भी कहती थी जिस बात की वजह से वो काफी मशहूर हुई थी कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। लेकिन फिर देखने में आया कि जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने जनाब अपने कागजात जो है वो सबमिट करवाए तो 150 अरब की जायदाद जो है वो मरियम नवाज साहब के नाम निकली। अच्छा, फिर मरियम नवाज साहब का एक और जो है वो जेलसाजी का केस उस वक्त पकड़ा गया जब उन्होंने कैलबरी फोन जो है वो जो उस वक्त बनी नहीं थी और मरियम नवाज साहबा ने वो इंट्रोड्यूस करा दी मार्केट में। तो स्कैंडल जो है वो मरियम नवाज साहबा के काफी ज्यादा वक्त के साथ साथ आते रहे और वो मीडिया पे मतलब बात कुछ और करती थी लेकिन होता कुछ और था। लेकिन बिलाखिर चूंकि उनका ताल्लुक शरीफ खानदान से था, वो मरियम नवाज शरीफ साहब की बेटी थी, तो बिलाखिर पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसके तकरीबन 140 के करीब एमएलए बनते हैं, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसको आप मिनी पाकिस्तान भी कह सकते हैं, उस पंजाब के सूबे पर बिलाखिर मरियम नवाज साहिबा को जो है वो बिठा दिया गया है। अब मरियम नवाज साहिबा का आना जो है और वजीर आला पंजाब बनना वो मौरूसी सियासत का एक बहुत बड़ा कारनामा है। चूंकि इससे पहले नवाज शरीफ साहिब 2 दफा वजीर आला पंजाब बन चुके हैं, हमजा शहबाज साहिब 1 दफा बन चुके हैं, जबकि हमजा शहबाज के वालिद यानी शहबाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। तो यानी एक तवील हिस्ट्री है शरीफ खानदान की जो पै दर पै पंजाब पर अपनी हुकूमत कर रहा है। और किसी की जुर्रत नहीं और किसी ने यह सोचा भी नहीं कि शरीफ फैमिली के अलावा जो है वो पंजाब का कोई और वजीर आला बन सके। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा जी मुंतखब हो गई हैं पंजाब की वजीर आला। अब जो उनके सामने चैलेंज है वो चैलेंज का हम जिक्र कर लेते हैं कि मरियम नवाज साहिबा हल्फ उठा लेने के बाद एक्टिव भी हो रही हैं। उन्होंने जो पहली स्पीच की बहुत अच्छी स्पीच की, पॉजिटिव स्पीच की, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्लाह करे उन्होंने जो जो बातें की कि मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगी, मैं चादर चारदीवारी का तकद्दुस करूंगी, औरतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूंगी, औरतें हमारी रेड लाइन होंगी, तो जो जो उन्होंने बातें की बहुत पॉजिटिव बातें की और हमें उन बातों को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको याद हो जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है कि मरियम नवाज साहिबा जब इलेक्शन वाले दिन असेंबली आ रही थी तो उज़्मा कारदार जो नाश्ता कर रही थी, ये वही उज़्मा कारदार हैं जो इससे पहले तहरीक इंसाफ में थी, तो वो उठी मरियम नवाज साहिबा को मिलने के लिए और जो ही उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को गले लगाया तो झट से मरियम नवाज साहिबा ने उनका हाथ
पटक दिया, यानी मरियम नवाज साहबा ने शदीद नफरत की उज़्मा कारदार से। तो मरियम नवाज साहबा जो तकरीर कर रही हैं कि हम औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, औरतें हमारी रेड लाइन है, तो अब देखना यह है कि मरियम नवाज साहबा इस जो है ना बात पे कहां तक पूरा उतरती हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहब के पल्ले तो कुछ भी नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है। हाँ, एक बात उनके पल्ले जरूर है कि वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, जिसकी वजह से ये पंजाब उनको प्लेट में रख के दे दिया गया है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब जब वो बनी, वो हल्फ उठा रही थी, तो वो हल्फ उठा रही थी और सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर तकरीबन 99 से 100 एमपीए ऐसे थे जो एहतजाज कर रहे थे और मीडिया से बात कर रहे थे कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और ये हमारा मैंडेट था। मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ 46 सीटें थी। मुस्लिम लीग नून ने झूठ बोलकर, धांधली करके, दो नंबरी करके जो है ये इलेक्शन जीता है, तो हम अपनी सीटों को किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे। ये मरियम नवाज साहबा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो लोग जो इस वक्त सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जो 45 फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं, जिनके पास इस चीज के सबूत हैं कि ये इलेक्शन हमने जीता है, उन लोगों को मरियम नवाज साहबा कैसे चुप करवाएंगी। इसके अलावा मरियम नवाज साहब बिल्कुल ना तजर्बाकार हैं, उन्होंने आज तक कोई भी काम नहीं किया, ना उनको ऑफिस वर्क का पता है, ना उन्होंने कोई प्रैक्टिकली काम किया है, यानी बिल्कुल हर लिहाज से वो ना तजर्बाकार हैं। लेकिन एक पॉजिटिव साइन उनके लिए ये है कि उनका पूरा खानदान ही तकरीबन वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बन चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब बैग पे बैठे हैं और यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब उनको जो है वो पूरी तरह, जो जिस तरह ब्यूरोक्रेसी के मामलात होते हैं उन मामलात में, बाकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ खड़े हैं और वो उनको जरूर इस चीज के बारे में पुश करेंगे। तो ये मरियम नवाज का एक पॉजिटिव साइन है कि मियां साहब जो है वो उनके साथ खड़े हैं। और जब आपको याद होगा तो मरियम नवाज साहबा जब हलफ ले रही थी तो तब भी उनके एक तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब बैठे थे, जो कि इस बात की अलामत थी कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मरियम नवाज साहबा जो है वो पूरी फैमिली की सपोर्ट से वजीर आला बनी है। इसके अलावा इस वक्त जो हमारे मुल्क में नफरत की सियासत है, तकसीम की सियासत है, और जो मैं समझता हूं कि मरियम नवाज साहबा से ज्यादा किसी ने आज तक नहीं की। मरियम नवाज साहबा ने बड़ी खुल के नफरत की सियासत की है, तकसीम की सियासत की है। जिस तरह उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ जबान इस्तेमाल की, जिस तरह के बयानात दिए, तो बहुत वाज़ेह ट्रेंड जो है इस मुल्क में नफरत की सियासत का वो मरियम नवाज साहबा ने खुद शुरू किया है। अब देखना यह है कि जब उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी आ गई है, वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं, अब वो कितने बड़ेपन का मुजाहरा करती हैं और जो अपोजिशन की जमातें हैं, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो उन लोगों को किस तरह साथ लेके चलती हैं, ये भी मरियम नवाज के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इसके अलावा मरियम नवाज के लिए एक बहुत मजबूत अपोजिशन है। अपोजिशन जो है वो मजबूत अपोजिशन है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसको हम तहरीक इंसाफ भी कह सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार इस बात का इजहार कर रही है कि हमने जी अपोजिशन करनी है और हमने ठीक ठाक अपोजिशन करनी है। और ये भी आपको पता है कि कुछ आजाद उम्मीदवार जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं, वो भी जबरदस्ती की बुनियाद पर शामिल किए गए हैं नून लीग में। और इस वक्त जो मसला चल रहा है तहरीक इंसाफ के साथ रिजर्व सीटों का, खवातीन की सीटों का, अकलियतों की सीटों का, और सबसे बढ़ के ये कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, अगर उनका एहतजाज रंग ले आया और फॉर्म 45 अदालतों में खुल गया, तो यकीनन इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में बैठी है, मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। चूंकि मुख्तलिफ हल्के जो हैं, मुख्तलिफ लोगों से हमें सुनने को मिल रहा है, मुस्लिम लीग नून के अपने कुछ रहनुमा हैं जो इस बात का बैक टू कैमरा इजहार करते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून की जो सीटें, ओरिजिनल सीटें हैं अपनी, वो 45 से 50 सीटें हैं जिन पे मुस्लिम लीग नून जीती है। बाकी जो सीटें हैं वो धौंस और धांसली की हैं। तो अगर वो सारी सीटें जो है वो जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, अगर अदालतों में फॉर्म 45 जो है वो मैच किया जाता है फॉर्म 47 के साथ, तो जो मुस्लिम लीग नून है और मरियम नवाज साहिबा हैं, उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो यकीनी तौर पर बढ़ेंगी। तो ये जो वज़ीर आला का ताज सर पे मरियम नवाज साहिबा ने रखा है, ये इतना आसान नहीं है। आगे का सफर जो है वो बहुत मुश्किल है। और किसी शायर ने क्या खूबसूरत बात की है कि ताजा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, ताजा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, फतह का जश्न मना लेते हैं हारे हुए लोग। तो इस वक्त जो असेंबली है उसको तहरीक इंसाफ तो बोगस असेंबली कह रही है, जो मैंडेट है नून लीग के पास उसको बोगस मैंडेट कह रही है। तो अब देखना यह है कि इतने सारे क्राइसिस और इतनी सारी उम्मीदें जो मुस्लिम लीग नून जो है वो मरियम नवाज साहबा से लगाए बैठी है,
تو مریم نواز صاحبہ ان امیدوں پہ کس طرح پوری اترتی ہیں؟ اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے، جس طرح لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان سارے صورتحال سے مریم نواز صاحبہ کس طرح نبض آزما ہوتی ہیں؟ لیکن میں مریم نواز صاحبہ سے اور مسلم لیگ نون سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس بہت ہو گیا، لاٹھیاں، ڈنڈے، احتجاج، یہ سب کچھ بہت ہو گیا، اور یہ سب کچھ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا، لیکن ہم اس ملک کو مشکلوں سے نہیں نکال پائے، ہم اس ملک میں عام انسان کی زندگی کو تبدیل نہیں کر پائے۔ اب مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے، جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھائے، ان سے بات چیت کرے، اور پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح سمت میں لے کے آئے۔ اس کے علاوہ جی سندھ کی بات کر لیتے ہیں کہ سندھ میں بالآخر جو ہے وہ تیسری بار مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ منتخب کرا لیا گیا ہے، یعنی سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مراد علی شاہ ایک بار پھر بن گئے ہیں، یہ ان کا تیسرا ٹینور ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سال سے لگاتار مراد علی شاہ اس صوبے کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور مجموعی طور پر 22 سے 25 سال سے جو ہے وہ پی پی کی سندھ میں حکومت ہے۔ تو سندھ میں اگر آپ آئیں اور سندھ کے اندرونی حالات دیکھیں، جس طرح عام آدمی کی زندگی ہے، جس طرح جو ہے وہ ہاریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح لوگ پسے ہوئے ہیں، جو تعلیم کا نظام ہے، جو ہسپتالوں کا نظام ہے، جو روڈوں کا نظام ہے، تو وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ پچھلے 75 سال سے پی پی کا ایک ہی نعرہ ہے، روٹی کپڑا مکان، اور میرے خیال میں جہاں سے یہ نعرہ بلند ہوا تھا لاڑکانہ، اگر آج بھی اس لاڑکانہ کی حالت دیکھیں تو ماں سوائے بھوک اور مفلس سے کی ہے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا، کوئی اچھا سکول نظر نہیں آتا، کوئی اچھا کالج نظر نہیں آتا۔ تو اب جب مراد علی شاہ کو تیسری دفعہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کیا ہے، وہ ہو گئے ہیں، تو اب میرے خیال میں ان پہ بھی ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ وہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے ایک بڑے لیڈر جو ہے ان کے اندر ایک جھلک نظر آ رہی ہے، انہوں نے اس قوم کا مسیحا بننا ہے، اور وہ قوم کا مسیحا تبھی بنیں گے جب مراد علی شاہ صاحب صوبے میں پرفارم کریں گے۔ اس وقت جو صوبے کی حالت ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، اور صوبے کی بہتری کے لیے مراد علی شاہ کو اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لانا ہوں گی، چونکہ اب پاکستانی قوم کافی حد تک بیدار ہو چکی ہے اور ان کو پتہ چل چکا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو مراد علی شاہ کو اپنی اچھی ٹیم کے ساتھ آنا ہوگا، اور جو اس وقت نعرہ ہے پیپل پارٹی کا روٹی کپڑا مکان کا، اس نعرے کو پورا کرنے کے لیے جو آج تک ایک نعرہ ہی رہا، عملی جامہ پہنانے کے لیے مراد علی شاہ کو فیلڈ میں جو ہے وہ خود کام کرنا ہوگا اور پرفارم کر کے دینا ہوگا، چونکہ اگر اس بار بھی مراد علی شاہ ناکام ہو جاتے ہیں تو یقیناً اگر پھر الیکشن ہوتے ہیں، جو کہ بظاہر جو حالات ہیں ملک کے اگلے 2-2.5 سال میں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ہو جائیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر فیئر الیکشن ہو گئے تو اگلے الیکشن میں یہی اگر ایڈمنسٹریشن رہی مراد علی شاہ کی تو وہ سندھ کو جو ہے نا وہ فتح کر سکیں۔ تو بلاول بھٹو کو نظر رکھنی پڑے گی مراد علی شاہ پہ، اور مراد علی شاہ کو پرفارم کرنا ہوگا، اور اگر وہ پرفارم کریں گے تو ہی اس میں پیپل پارٹی، اور اگر پیپل پارٹی کی بقا ہوگی تو بلاول بھٹو کی بقا ہوگی۔ آخر میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جناب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ 3 کیسوں میں ان کو سزا ہو چکی ہے، توشہ خانہ میں، اور سائفر کیس میں، اور عدت کا جو کیس تھا نکاح کا اس میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ سپریم کورٹ میں ابھی تک ان کا کیس نہیں پہنچا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کے وکلاء نے درخواستیں دی تھیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 تاریخ کو جو ہے وہ عمران خان کے جو بھی کیسز تھے ان کی ہائرنگ کی ہے اور نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی بہنیں جو ہیں وہ عمران خان کی بہنیں جب باہر نکلی تو ان کے چہرے پہ بھی پہلی دفعہ مسکراہٹ تھی، باقی جو عمران خان کے وکلاء باہر نکلے تو ان کے چہروں پہ بھی ایک مسکراہٹ تھی کہ جناب عمران خان صاحب انشاءاللہ 29 کو عمران خان صاحب کے تمام کیسز جو ہیں وہ یہ ختم ہو جائیں گے جن میں ان کو سزا ہوئی ہے، اور عمران خان باعزت بری ہو جائیں گے۔ تو تحریک انصاف کے اندر ایک ہوپ جو ہے وہ اس نے جنم لینا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلد باہر آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس بھی جو مختلف ذرائع سے خبریں پہنچ رہی ہیں ان میں یہی ہے کہ کسی حد تک عمران خان پہ جو پہلے سختیاں تھیں، جو بہت زیادہ عمران خان کو دبایا جا رہا تھا، تو اب وہ چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہونا شروع ہو گئی ہیں عمران خان کے لیے، اور آنے والے کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں عمران خان جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہمیں باہر بھی نظر آ جائیں۔ عمران خان کے جو کچھ کیسز ہیں جو صرف سیاسی بنیادوں پہ ہی کیسز ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان بہت جلدی باہر آ جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ باہر آنے کے بعد کچھ ٹائم عمران خان کو جو عملی سیاست ہے اس میں حصہ نہ لینے دیا جائے، یہ جو حکومت ہے ان کو موقع دیا جائے 2 سال 2.5 سال کہ یہ حکومت کہاں تک پرفارم کرتی ہے، پیپل پارٹی اور نون لیگ۔ لیکن اگر پیپل پارٹی اور نون لیگ نے پرفارم نہ کیا اور انہوں نے اسی طرح کیا جس طرح آج سے 16 مہینے پہلے یہ پی ڈی ایم نے کیا تھا،
تو پھر یقیناً اس حکومت کا مزید چلنا مشکل ہو جائے گا، چونکہ عمران خان جو ہے نا وہ بالکل باہر تیار بیٹھے ہوں گے، اور عمران خان کی جو ٹیم ہوگی اس نے ٹھیک ٹھاک اپوزیشن کرنی ہے۔ سو کل کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔